हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक बड़ा कशमकश वाला वीक गुजरा होगा लास्ट वीक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट वीक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका था। मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था और कुछ मार्केट भी लास्ट में ऐसा बिहेव करी कि वो बिहेव क्या करी, इनफैक्ट मार्केट है, मार्केट की मूवमेंट ऐसी ही होती है। आज कुछ दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा और वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्रुप के ऊपर डिस्कशन भी चल रहे थे। मैं मोस्टली वीकली एनालिसिस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वीकली एनालिसिस की एक वीडियो छोटी सी बना के अपलोड करूँ। ऑल दो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसमें मैं टैरिफ्स के ऊपर भी कुछ कुछ बात करूँगा। और दूसरा ये कि ग्रुप के ऊपर भी कुछ लोग जो है ना वो डिस्कशन कर रहे होते हैं इस चीज़ का, रिगार्डिंग लॉट साइज़, रिगार्डिंग इक्विटी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। तो कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी कवर करें और मार्केट के मूवमेंट को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें थ्रू दिस वीकली वीडियो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है और कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ लेवल्स भी अपने आइटम्स के वीकली बेसिस पे जो वीकली मार्केट रह सकती है उसके थोड़े से हम अनाउंस कर देंगे मार्केट में क्या हमें मूवमेंट देखने को नेक्स्ट वीक मिल सकती है। और उसके बाद फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में, और वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी करंट मार्केट को। सिचुएशन जो फंडामेंटली चेंज हुई है वो क्यों हुई और क्या उसके इम्पैक्ट्स फर्दर हो सकते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे वो तमाम फ्रेंड्स और फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर नहीं हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की अपडेट्स बनाते हैं आइटम्स की अपने लेवल्स की, वो उनसे अपडेटेड रहें और वीकली वीडियोज़ या जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं वो उससे अपने लेवल्स मार्क करते रहें। सेकेंडली, जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उस ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि टोटली फ्री है। और वहाँ पे हमारी डिस्कशंस भी रहती हैं, उस पर ट्रेड्स भी हैं और एनालिसिस भी शेयर होते रहते हैं लोगों की तरफ से, ताकि हमें एक आइडिया भी मिलता रहे कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो अच्छा, और एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ इन अ सेंस ये कि हमने कुछ अनाउंस करना था आज की वीडियो में और कल की वीडियो में करना था इनफैक्ट। तो आज मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ तो उसको भी हम अनाउंस कर देते हैं। देखें, इस मार्केट में हम कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू और ग्रुप के थ्रू कुछ ना कुछ लोगों को सिखाने की रिगार्डिंग द फंड मैनेजमेंट, इक्विटी मैनेजमेंट और ट्रेड करनी किस तरह है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं इस बिज़नेस में से पैसा निकालने के लिए। और हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों का बहुत फुकदान है, बहुत लैक है हमारे लोगों में, जो कि मार्केट में आते हैं, फ़ंड अपना मैनेज नहीं कर पाते, पैसे अरेंज करके लेके आते हैं या किसी से उधार लेते हैं और उसको फिर किसी न किसी नॉन लर्निंग इशू की वजह से पैसा सारा अपना गंवा देते हैं। तो हमने इसके लिए एक छोटा सा कोर्स प्लान किया है। इनिशियली इट इज़ ऑनलाइन कोर्स और उस ऑनलाइन कोर्स के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अपना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी उस ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर होना हो, क्योंकि देखें विदाउट लर्निंग इस इंडस्ट्री में, इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में विदाउट लर्निंग आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने देखा लोगों को अपना तो पैसा गंवाते ही हैं और वो जब पैसा चला जाता है तो फिर लोगों से मांग तांग भी शुरू हो जाती है कि आप जो है किसी से उधार लेके या कुछ करके वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक कोर्स प्लान किया है जो कि आपके आपके स्किल्स को इन्हांस करेगा, डेफिनेटली टेक्निकल स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इक्विटी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। और वो सारी चीज़ें उस कोर्स का पार्ट है। एटलीस्ट आपको इतनी लर्निंग ज़रूर होनी चाहिए कि व्हेन आई हैव टू एंटर द मार्केट और व्हेन आई हैव टू लीव द मार्केट। तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी लोग रजिस्टर करना चाहें इस लर्निंग कोर्स के लिए, वो व्हाट्सएप पे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो हम उनको फिर गाइड कर देंगे कि किस तरह उसकी रजिस्ट्रेशन है और किस तरह वो उस लर्निंग बैच का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि देखें, मैं ग्रुप पे बहुत देखता हूँ उन चीज़ों को। इनफैक्ट आगे भी बहुत से लोग जो मुझसे आगे मिलते हैं, अच्छा पैसा उनके पास है, बड़ा फंड भी उनके पास है, बट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है और हज़ारों डॉलर्स वो इस चीज़ में गंवा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि लर्निंग नहीं है। तो बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इट इज़ नेसेसरी कि हम चीज़ों को सीखें और सीख के फिर इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे स्किल्स इस तरह इन्हांस होंगे। चलें अब चलते हैं कल के लिए, टुमारो के लिए, कल आगे आने वाले वीक के लिए कि क्या क्या हो सकता है। हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो हमारे पास FOMC मंडे वाले दिन जो है, ये वाला एक क्या कहते हैं स्पीच है वॉलर की, और 10:30 बजे सॉरी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। इसके अलावा कोई मेजर डाटा हमारे पास नहीं है। अब आ जाते हैं हम ट्यूसडे को GBP का एक रेड फोल्डर डाटा है। उसके बाद हमारे पास कैट के कुछ रेड फोल्डर डाटा हैं जो कि करेंसी पेयर्स को क्या कहते हैं बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जो भी क्रॉस पेयर्स हैं विद कैनेडियन करेंसी, CPI है, मीडियन CPI, ट्रिम CPI और कॉमन CPI इनकी है। फिर उसके बाद ट्यूसडे को ही एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है USD की। देन वेडनेसडे को अगर हम आ जाएँ तो वेडनेसडे को हमारे पास रेड फोल्डर डाटा में GBP का डाटा है। और उसके बाद फिर इसका मतलब कि ये वाला वीक GBP और कैट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद हमारे पास USD में कोर रिटेल सेल्स है 5:30 बजे वेडनेसडे वाले दिन, और रिटेल सेल्स का डाटा है। फिर कैनेडियन डाटा भी है हमारे पास, कुछ ओवरनाइट रेट भी है, स्टेटमेंट भी है, इनका रेट की पॉलिसी भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है उन तमाम पेयर्स लोगों के लिए जो कैनेडियन करेंसी में डील करते हैं क्रॉस पेयर्स के साथ। थर्सडे वाले, अच्छा हाँ, इसमें वेडनेसडे वाले दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो ये है 10:30 बजे फेड के चेयरमैन पॉवेल साहब की स्पीच है। और इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसा लास्ट वीक हमने देखा था। थर्सडे वाले दिन AUD के कुछ डाटा हैं, यूरो के कुछ डाटा हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास USD में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे को मोस्टली जगहों पे बैंक हॉलीडेज़ है, जैसा आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, और उसके बाद आपका GBP, ये सारे बैंक हॉलीडेज़ हैं। कैनेडियन बैंक हॉलीडे भी है। USD ऑलमोस्ट ऑल खुला हुआ होगा। तो बहुत मेरे हिसाब से वॉलीटिलिटी तो क्या, खैर जो भी होगा मैनिपुलेशन ही होगी अगर वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है तो, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज़ हमारी फ्राइडे को बंद है। तो ये नेक्स्ट वीक का हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा था। अब चलते हैं, मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट आप लोगों को जो ना वो टैरिफ के हवाले से समझाना चाहूँगा कि टैरिफ ने मार्केट को क्या किया और टैरिफ एक्चुअली लगता क्यों है और उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देखें, दो तरह की ड्यूटीज़ हैं। एक वो जो टैक्स की सूरत में हम पे करते हैं फॉर द गवर्नमेंट, और जो भी हमारे बिजनेसमैन है, एक इकनॉमी के सैलरीड पर्सन होगा, जो लोग रह रहे होते हैं, वो एक अर्निंग है स्टेट की। दूसरी एक अर्निंग स्टेट की होती है, दैट इज़ टैरिफ। टैरिफ को टैक्स से डिफरेंशिएट इसी वजह से किया जाता है कि टैक्स जो है वो जो आपके स्टेट के अंदर के सिटीजन्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए वो पे करते हैं, और जो टैरिफ्स है वो तमाम उन चीज़ों के ऊपर लगता है जो आप बरामदात कर रहे हैं, लाइक जो आप किसी एक्सटर्नल कंट्री से आप परचेज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो टैक्स जो एक्सटर्नल कंट्री के से आप ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। तो टैरिफ कंट्री, कोई भी स्टेट, मैं अभी US की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री टैरिफ क्यों इम्पोज करती है। और मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान या इंडिया इनफैक्ट या बांग्लादेश, कुछ भी चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहा है अपने पास, वो उसके ऊपर एक सर्टेन टैरिफ लगा रहा है। और अगर वो टैरिफ फ्री है, टैरिफ फ्री होने का मतलब ये है कि वो अपनी इंपोर्ट्स को, मतलब जो वो चीज़ बाहर से ले रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, और जो उनके इंटरनल प्रोडक्शन है उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो अच्छा, अगर अब हम आ जाएं US इकनॉमी पे, तो एज अ जर्नल US इज़ एन इम्पोर्टिंग इकनॉमी, मतलब US की जो इकनॉमी है उसका डिपेंडेंसी ज़्यादातर इंपोर्ट्स के ऊपर है। आप IT सेक्टर से लेके जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं मिसाल स्टारबक्स की आपको दूंगा अगर, तो स्टारबक्स में जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं, उस कॉफ़ी बीन्स को भी US जो है वो इंपोर्ट करता है, ऑल्दो स्टारबक्स इज़ अ ब्रांड ऑफ US। इसी तरह अगर हम IT सेक्टर में आ जाएं, तो IT सेक्टर में भी बहुत सारी चिप्स ऐसी हैं जो कि US जो है वो इंपोर्ट कर रहा होता है। तो इनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है US इकनॉमी की, और इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी होने की वजह से ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं बजाय इसके कि अपनी इंटरनल चीज़ें इनकी लोग परचेज़ करें। अच्छा, अब टैरिफ इम्पोज क्यों होता है? मिसाल के तौर पे आपका जो नेट ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्करेज हो रहे होते हैं। डिस्करेज किस तरह कि मिसाल के तौर पे आप साल में 10 प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवा रहे हैं और 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपने ख़ुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें लोगों की डिपेंडेंसी, जो आपका परचेज़र है, जो आपके यहाँ के लोगों रहने वाले हैं, उनकी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी कि टैरिफ्स लगते क्यों हैं। अच्छा, इम्पोज इकोनॉमी क्यों करती है? टू डिस्करेज इम्पोर्टेड गुड्स। अपने लोकल मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी इकोनॉमी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ इम्पोज करती है ताकि वो इंपोर्ट्स कम हो और जो उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं उनको वो प्रमोट करें। इससे होता क्या है, इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है? इससे डेफिनेटली सबसे पहले आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होती है। आप US इकोनॉमी को देख लें तो US डॉलर जो है, जिस वक्त ये ट्रम्प साहब ने ऐलान किया था टैरिफ्स का इम्पोज करने का, 124% थे, उस वक्त डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ और उसके अगेंस्ट जो इम्पैक्ट आपके पास आता है स्टॉक मार्केट, आप ये कह सकते हैं, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि बुरी तरह ब्लीड हुई। अच्छा, क्रैश भी कह सकते हैं डेफिनेटली। और इसके साथ साथ पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी अगर आप देखेंगे तो तमाम स्टॉक्स आपके क्रैश हुए। तो इसकी रीज़न ये है, मैंने आपको सबसे पहले बताई कि US इज़ अ इम्पोर्टिंग कंपनी इकनॉमी। क्यों? अब जब वो टैरिफ्स इम्पोज हुए तो उसका असर सिर्फ US की इकनॉमी पे नहीं होना, उसका असर ग्लोबली हर उस इकनॉमी पे होना है जहाँ जहाँ से US इम्पोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, जिन जिन जगहों से इंपोर्ट हो रही है उन तमाम स्टॉक्स के ऊपर उसका फ़र्क आना है और वो आया।
जिस वक्त ये टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई, आप देखें तमाम स्टॉक्स ने क्या कहते हैं बुरी तरह ब्लीड किया और सब रेड हो गए एक्सेप्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी कोई मेजर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं है यूएस के लिए। और इनफैक्ट उस दिन तो मैंने देखा था कि पीएसएक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। आपका दुनिया के जो स्टॉक्स थे वो गिर रहे थे और पाकिस्तान का स्टॉक जो है वो बढ़ रहा था, और उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई थी क्योंकि लोग दुनिया में शॉर्ट सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे बाइंग हो रही थी। तो ये एक वो इम्पैक्ट था जो टैरिफ की वजह से किसी भी इकनॉमी पे आता है। और अच्छा, इसमें हुआ क्या, जैसे ही ट्रम्प साहब ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया उसके बाद फिर वो एक क्या कहते हैं ट्वीट भी आ गए थे, फिर उसके बाद कुछ र्यूमर्स भी आ गए कि वो वापस ले लिया। वापस सिर्फ चाइना का नहीं लिया था, वापस क्या कहते हैं दूसरी और कंट्रीज़ का था, उसको 90 डेज़ के लिए उन्होंने होल्ड किया था। और ऑन द कॉन्ट्ररी 2 दिन के बाद चाइना ने ही दोबारा अपनी टैरिफ इम्पोजमेंट का ऐलान कर दिया। उसकी वजह से भी मार्केट ने बड़ा इम्पैक्ट लिया, जो 134% था। और चाइना ने भी इसीलिए इम्पोज किया क्योंकि ये ट्रेड वॉर सम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हो चुकी है 2 बड़ी इकनॉमीज़ में दुनिया की। और इसने डेफिनेटली जब स्टॉक क्या कहते हैं इम्पैक्ट होगा तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, मिसाल के तौर पे जो भी आपकी इकनॉमीज़ की प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम इम्पैक्ट होंगी, आपके स्टॉक्स इम्पैक्ट होंगे, आपकी करेंसीज इम्पैक्ट होगी, फिर उसके बाद आपके जितने मिनरल्स हैं ये भी इम्पैक्ट होते हैं। ऑल्दो कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कोई भी टैरिफ इम्पोज नहीं किया है यूएस इकनॉमी ने, और जो मेजर उनके थे वो गारमेंट्स के ऊपर है, फार्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगे हैं, और कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं जिनके ऊपर टैरिफ्स लगे हैं। तो और उनके आप देख लें कि स्टॉक्स जो हैं वो किस तरह से नीचे आए। तो ये जो टैरिफ का मामला था, जो ट्रेड वॉर है, ये मैं थोड़ा सा कोशिश की आपको फ्लेवर देने की, क्योंकि डेली वीडियोस में इतना टाइम होता नहीं है कि मैं आपको ये सारे फंडामेंटल्स समझा सकूं। और ये जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ मार्केट में जब भी होंगी, मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी लाजमी आती है। अच्छा, अब हो क्या सकता है आगे? जो भी ट्रम्प साहब का स्टांस है, इसको चाइना ने तो जोक डिक्लेयर किया था, बट अगर वो इस स्टांस के ऊपर खड़े रहते हैं और आगे आने वाले दिनों में ये टैरिफ्स इम्पोज रहते हैं, तो हम 3-4 महीने में स्टॉक्स को वाकई में ब्लीड होता देखेंगे। मतलब स्टॉक्स हमें नीचे आते नज़र आएंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इस ट्रेड वॉर में थोड़ी सी ईज़ आ जाती है, तो हमें चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई थोड़ी सी नज़र आएंगी। दीज विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट इन कमिंग डेज और इन कमिंग मंथ्स एज वेल। शॉर्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टाइम में सिर्फ फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट में। जो मार्केट ने पिछले वीक में, लास्ट से लास्ट वीक में डंप दिया था, वो पूरा का पूरा गेन हो गया है लास्ट पूरे वीक में। आप देखें तो आपका क्या कहते हैं BTC 76-77,000 तक पहुंच चुका था, 75,000 तक पहुंच चुका था, कहाँ 84,000 86,000 से, और वो रिकवर कर चुका है दोबारा, आज 85,000 हिट कर दिया उसने। इसी तरह आपके स्टॉक्स जो थे वो 20,000 पे ट्रेड कर रहा था, नेस्डैक वो 16,000 तक आया, $4,000 उसने गिराया एक वीक में, देन वो भी रिकवर करके 19,000 पे पहुंच चुका है वापस। इसी तरह गोल्ड ने भी एक बहुत मेजर डंप लिया था जो कि 2950-53 तक था ऑलमोस्ट, उसके बाद गोल्ड रिकवर किया और ऐसा रिकवर किया कि उसने दोबारा ATH की तरफ चला गया। तो ये सारे वो इम्पैक्ट थे जो कि मार्केट ने एब्जॉर्ब किए द वीक जिसमें ये अनाउंसमेंट हुई टैरिफ्स की, और उसके नेक्स्ट वीक में वो सारी रिकवरीज भी लास्ट वीक में हमने देखा। जो इतने लोगों के एसएल्स हुए, धड़ाधड़ सेल पे बैठ रहे थे सब सॉरी, उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट रिकवरी की तरफ थी और लास्ट पूरे वीक में मार्केट ने रिकवरी की है। और ये सारा इम्पैक्ट था जो आगे आने वाले दिनों में जो इसके ऊपर पेशरफ्त होती रहेगी उस तरह से मार्केट इम्पैक्ट करती रहेगी अपने हर आइटम में। और टेक्निकल एस्पेक्ट पे क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं आइटम वाइज। गोल्ड में आप देख लें, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क की हुई थी और आगे भी अभी समझाने की कोशिश करूँगा जो मार्क की हैं। इसी तरह BTC है, BTC भी यहाँ पे डंप हो रहा था। ये डेली का टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। और US 100 आपका है, ये भी बहुत बुरी तरह यहाँ पे देखें आप डेली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ से गिरना शुरू हुआ था 19,700 से, और ये कहाँ तक आया था 16,300 तक आया। देन फिर उसके बाद ये रिकवरी मोड में अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है। इसी तरह आपका US ऑयल था, US ऑयल ने 53-54 तक का लो लगाया, 55 तक का, देन उसके बाद अब वो रिकवरी मोड में है। इसी तरह गोल्ड का मैंने आपको दिखाया कि ये कहाँ तक आ गया था, यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख लें, अभी भी इसका बेरिश नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग क्या करें। स्ट्रक्चर बेस्ड इन असेंस ये कि जिस तरफ मार्केट है उस तरफ बैठे। अभी भी स्ट्रक्चर इसका बेरिश नहीं है, नहीं हुआ है। H4 पे हुआ था बट वो ये पूरे जो 3 दिन की कैंडल्स बनी है ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर गई। अच्छा, अब टेक्निकल एस्पेक्ट में हम स्टार्ट ले लेते हैं BTC से कि क्या हो सकता है। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे फॉलिंग वेज का पैटर्न बनाया हुआ है
डेली के टाइम फ्रेम पे था। और अगर आप लोग रिकॉल करें इस चीज़ को तो लास्ट वीक जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें, बल्कि 15 दिन पहले की मेरी कोई वीडियो है, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, कि जहाँ पे मैंने BTC का एक ये वेज पैटर्न डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया था और मैंने कहा था ये जितना नीचे आता है ये 70 तक भी आएगा तो बाय में है। और अभी माशाल्लाह 74-75 पे आया तो लोग चीखना शुरू हो गए कि 60,000 55,000 आ रहा है। नहीं भाई, 60-55,000 नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आएगा। इतनी इसको अगर गिनना होता ना इन टैरिफ्स की न्यूज़ के ऊपर तो अब तक ये 50,000 पे होता। बहरहाल जो इम्पैक्ट था न्यूज़ का वो देख लें, आपके सामने क्या हुआ, सारी रिकवरीज हो चुकी है। और ये वो टेक्निकल एक्सपेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसको ये मार्केट प्ले कर रही है और अभी भी फर्दर इसके नीचे आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है। अभी यहाँ पे एक इसने क्लोजिंग डेली की इसके ऊपर दे दी है। जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है, ये मूव हो सकता है, क्योंकि ये वेज पैटर्न अगर प्ले करता है तो मार्केट यहाँ तक बड़े इजीली जा सकती है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है। इसकी मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया था, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेज, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न था और मैंने कहा था कि मार्केट इसको जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ एक बड़ा मूव होगा, और मार्केट ने इसको ऊपर की साइड पर ब्रेक किया। मार्केट वहाँ से देखें आप कहाँ पर पहुँच गई। ये गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है। इसी तरह इफ़ दिस ब्रेक्स तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का पहला TP तो ये होगा 1,08,000। ये कोई छोटी ट्रेड नहीं है, मैं आपको वन डे का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये बड़ा एनालिसिस है। तो मार्केट यहाँ नीचे आती है तो यहाँ से ऊपर रीटेस्ट करती है तो यहाँ से फिर ऊपर मार्केट जाएगी वंस इट्स ब्रेक, ये ब्रेक हो जाए। और अभी भी चांसेस हैं कि इसके नीचे मार्केट दोबारा घूमे। हाँ, इसके नीचे अगर ब्रेक होती है तो फिर ये नल एंड वाइड हो जाएगा और उसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग देखेंगे, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए काफ़ी नीचे इसको आना पड़ेगा। फिलहाल कंडीशन ये वाली फुलफिल होती नज़र आ रही है कि मार्केट इसके ऊपर है, इसको अटैम्प्ट करते हैं हम तो यहाँ से बाय निकल सकती है हमारी, ये पूरा बाइंग जोन रहेगा ये वाला। तो BTC नीचे आता है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। और मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट वन डे ट्रेड एंड दिस इज़ नॉट अ डेली एनालिसिस, दिस इज़ एक्चुअली अ वीकली एनालिसिस। तो मैं वीकली एनालिसिस में BTC को 88 के ऊपर देख रहा हूँ, नीचे आती है मार्केट तो ये 88 के ऊपर क्लोजिंग देगा, बाय की कंडीशन अच्छी है। अच्छा, US ऑयल में यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये आपका जो है क्या हो गया, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये एक्चुअली डाइवर्जेंस है, उससे पहले की एक लगी हुई थी, ये डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस है, जिसने, सॉरी मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये नेस्डेक है। नेस्डेक में ये देख लें RSI डाइवर्जेंस थी यहाँ पे और इसने इसको प्ले कर दिया। यहाँ से ये मार्केट इस डाइवर्जेंस को प्ले कर गई है, इसको यहाँ से ऊपर ले गई है और मेरी नज़र में थोड़ा सा यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। रीटेस्ट करके नीचे आया तो यहाँ पे भी कंडीशन बाय की ही है अभी फ़िलहाल। जो टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे लग रहा है, मैं अभी फंडामेंटल आपको समझा दिए। फंडामेंटली मैंने आपको टैरिफ का सारा बता दिया कि टैरिफ अगर इम्पोज हो जाता है और सस्टेन रहता है तो स्टॉक्स ब्लीड करेंगे। लेकिन मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाय की कंडीशन बनी हुई है, मार्केट नीचे आती है इस एरिया पे 17,500 पे तो भी आपकी बाय चलेगी। 20,000 तक ये इसको लेके जा सकते हैं बहुत ईजिली, इस एरिया तक इसको लेके आ सकते हैं। तो और वॉल्यूम पे भी मुझे बाय की ही एक इंडिकेशन नज़र आ रही है जो कि अच्छी खासी चल चुकी है। मेरे हिसाब से 16,325 ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर जब तक मार्केट है यहाँ से ये बाय में है। हाँ, इसके नीचे कई डेली की क्लोजिंग आएगी तो फिर हम देखेंगे मार्केट किस तरफ जा सकती है। ऑल डाइवर्जेंस होती है, ये प्ले हो चुकी है, मार्केट नीचे आए तो यहाँ पे अभी भी मेरे पास बाय की ही कंडीशन है US 100 में। US ऑयल को देख लेते हैं अब। US ऑयल पे भी आप देख लें किस तरह से मार्केट नीचे आई और यहाँ तो इसने बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनाई है यार। एक ये वाला लेवल अगर क्लोज़ होता है 66 के ऊपर कोई भी डेली की क्लोजिंग आ जाएगी भाई तो 72 हमारा टारगेट रहेगा ऑयल में। ये क्लियर कट बता रहा हूँ मैं आपको। दोबारा मार्केट यहाँ जाने को तैयार खड़ी है, 80 के पास चली, 80 नहीं 72 के पास चली जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि 66 ये वाला एरिया 66.26 के ऊपर कोई क्लोजिंग ये दे देता है इस वाले लेवल के ऊपर डेली की, तो आपकी मार्केट ऊपर चली जाएगी। फर्दर सिनेरियो क्या है, अभी मार्केट बाय करें आप, मार्केट नीचे आती है इट वुड बी अ वेरी गुड बाय। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोन जो है ये बाय का है, कहाँ से 60 से लेके 56 तक का पूरा एरिया बाय का है। ये नीचे आती है मार्केट आप बाय करें। लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स हैं, ये मैं आपको डेली ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये लंबी ट्रेड्स हैं। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने तो यार बिल्कुल ही काम बिगाड़ दिया। काम बिगाड़ने इन सेंस यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई थी बाय की, हम लोग देखते नहीं है टेक्निकल एस्पेक्ट में। वॉल्यूम के ऊपर एक कंडीशन बनी हुई थी। अच्छा, दूसरी एक कंडीशन और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन लगा के अगर किसी ने इसके ऊपर ट्रेड की हो तो उसने बहुत कमाया होगा। दिस इज़ द लाइन, यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन था, मार्केट ने बनाया हुआ था। इस डिमांड जोन को सिर्फ देखें आप किस तरह पिक करके मार्केट गई है। तो मार्केट में जो भी हो रहा होता है ना, समटाइम्स लोग कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट नहीं करती है, प्राइस सपोर्ट नहीं करती है। भाई करती है, हम देखते नहीं है।
हमारी नज़रें वहाँ पे नहीं होती, किसी ना किसी टाइम फ्रेम में वो फॉलो कर रही होती है। H4 में ना कर रही हो, H1 में ना कर रही हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सपोर्ट, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में कर रही होगी। डेली भी नहीं कर रही होगी तो वीकली में कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही होती हैं। हमारा फुकदान होता है कि हम उस ग्राफ को देख नहीं पाते। अभी जो मार्केट यहाँ से उठी है वो आपके सामने ये वाला लेवल है, ये वाला पूरा एक रिजेक्शन जोन था। इस रिजेक्शन जोन को यहाँ पे इसने एक हाई वॉल्यूम की ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, ऊपर चली गई और इसी एरिया को रीटेस्ट करने मार्केट वापस नीचे आई थी और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। वॉल्यूम पे कंडीशन भी पूरी की पूरी कंफर्मेशन बनाई है। इस वाली कैंडल पे बाय थी और यहाँ से मार्केट देखें आपके सामने उठ के ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई। अच्छा, फर्दर किस सिनेरियो क्या हो सकता है, चलो अब इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से भाइयों ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। खैर मैं अभी के लिए इसको डेली एनालिसिस के लिए ऊपर उठा के लेके जा रहा हूँ। दिस कुड बी द एरिया 3160। मेरे पास ये एरिया है भाई बाय के लिए। 3160 से लेके, बल्कि नहीं 3160 नहीं, सॉरी 3150 के करीब कहीं आएगा ये वाला एरिया। 3160 से 3140 ये वाला एरिया आपके पास बाय का रह सकता है। मार्केट सेल में आने की सिर्फ एक कंडीशन है, ये डाइवर्जेंस, अब बेरिश डाइवर्जेंस हैं ये RSI की। और अब ये कहाँ से प्ले होती है पता नहीं। अगर ये यहाँ से प्ले हो जाती है, हो सकता है कि ये इसके भी ऊपर चली जाए ना अभी, क्योंकि अभी तक स्टार्ट होना शुरू हुई नहीं है, कोई रेड कैंडल बनी नहीं है। हो सकता है इसको ब्रीच करके यहाँ चली जाए और फिर उसके बाद डाइवर्जेंस आ जाएगी। कोई भी एक डेली की कैंडल यहाँ पे रेड क्लोज होती है तो हमें इंडिकेशन मिलेगी कि अब डाइवर्जेंस प्ले होने वाली है और एटलीस्ट वो इस लेवल तक आ सकती है। तो 3136 3140 इस वाले लेवल तक आ सकती है, ये बाय का लेवल रह सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ऑल दो स्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी बुलिश। सिर्फ एक कंडीशन मेरे पास जो अभी नज़र आई है वो मैंने आपको डाइवर्जेंस की बताई है कि डाइवर्जेंस की बेस पे मार्केट नीचे आ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। लंबी वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई है क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको हम सम अप करके चलें। अभी भी मैंने कोशिश बहुत जल्दी कवर अप करने की है। ऑल तो जितने इवेंट्स हैं ये 20-25 मिनट में कवर हो नहीं सकते हैं, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर लेवल्स पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और मैंने अपनी सारी चीज़ें अनाउंस कर दी हैं रिगार्डिंग कोर्स भी और रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप भी। तो विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। कोशिश ये करें कि लर्न करके काम करें और उम्मीद करते हैं आगे आने वाला वीक हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। और इंशाल्लाह हम जो लोग ग्रुप के ऊपर हैं हम उनके साथ डिस्कशन में रहेंगे। डेली एनालिसिस भी हमारा कल से आता रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग वीक। और विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।